Hello and welcome. Today we are going to talk about precedents and their kind. This is the second video regarding precedents. So let us start. So what are the kinds of precedents? We have talked about precedents before, that they are basically judicial decisions which are, if the facts are the same, they are applied by the courts again and again. So what are the kinds of precedents? First is the authoritative and persuasive. Authoritative precedents must be followed by all lower courts. It is a legal source, यानी कि ये वो प्रेसिडेंट्स होते हैं जो सुपीरियर कोर्ट्स बनाती हैं और लोअर कोर्ट्स के लिए ये बाइंडिंग होता है. मिसाल के तौर पे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो वो हाई कोर्ट्स पे या सेशन कोर्ट्स पे या सिविल कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है. Persuasive precedent is not a binding source on the court. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक हाई कोर्ट के ऊपर दूसरी हाई कोर्ट का फैसला अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट नहीं होता, वो परसुएसिव प्रेसिडेंट होता है. वो उस पर गौर तो कर सकती है लेकिन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता. एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ही पुराना फैसला बाइंडिंग नहीं होता. ये भी आपने याद रखना है. इसी तरह हमारी कोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान में जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर इंडिया की कोर्ट्स का जो फैसला है वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो परसुएसिव ज़रूर है. वो उनको स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इनकी खैर कोई सरहद नहीं होती. तो इसीलिए मैंने इसमें एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि फॉरेन कोर्ट्स होगी, स्टेटमेंट्स मेड इन डिक्टा, ऑब्टेड डिक्टा हम आगे पढ़ेंगे वो क्या होता है, ट्रेटिसेस और लॉ रिव्यूज़ एंड हिस्टोरिकल सोर्स. हिस्टोरिकल सोर्स अगर कोई है, कोई किसी जूरिस्ट ने कोई बात की हुई है तो वो भी आप कंसिड्रेशन उसको आप ला सकते हैं कंसिड्रेशन में. ये लॉ रिव्यूज़ होगी मुख्तलिफ, या कोई लिटरेचर कोई जो लिखा हुआ है उसको भी देख के आप परसुएसिव प्रेसिडेंट वो हो सकता है, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट नहीं होता. अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज़ एब्सोल्यूट, अदर इज़ कंडीशनल. एब्सोल्यूट जो होता है वो ये है, जो नाम से ज़ाहिर है, एब्सोल्यूट का मतलब एब्सोल्यूट है, देयर इज़ नो एस्केपिंग, आपने उसको फॉलो करना ही करना है, यानी वो सुप्रीरियर कोर्ट का फैसला जिसको फॉलो करना ही करना है. जबकि कंडीशनल वो होता है कि जिसके अंदर आपके लिए यानी कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि जब सुप्रीरियर कोर्ट्स को फैसला देती हैं तो आप बीइंग अ जज ऑफ लोअर कोर्ट्स यू कंसिडर इट सेल्फ, और बाद में उसके ऊपर ऐसा सीवियर क्रिटिसिज्म आना शुरू होता है कि जो आपको लगता है कि भाई ये जस्टिस के ख़िलाफ़ है जो फैसला दिया गया, तो आप उसको छोड़ सकते हैं. हालांकि है वो अथॉरिटेटिव, लेकिन आप चूँकि वो इतना अनरीजनेबल है या वो जो है वो कंट्रेरी टू इस्टेब्लिश लॉ है, इसलिए आप उसको छोड़ देते हैं, तो उसको हम कंडीशनल प्रेसिडेंट कहेंगे. डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट. डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट जिससे हमने पहले पढ़ा था कि भाई डिक्लेरेटरी वो प्रेसिडेंट होता है जिसमें जजेस ने सिर्फ लॉ को बनाना नहीं होता, सिर्फ बने हुए लॉ को अप्लाई करना होता है. ओरिजिनल में ये होता है कि जजेस ने खुद से लॉ को बनाना होता है, उसको क्रिएट करना होता है. ठीक है, फिर वही वाली बात डिडक्टिव और इंडक्टिव वाली बात आ गई कि डिक्लेरेटरी में डिड्यूसिंग आप यू आर बेसिकली डिडक्टिंग, एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट में आप इंडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं. जजेस का जो इंडक्टिव मेथड यूज़ कर रहा है, ये हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ लिया कि इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या होता है. लेट अस सी सम अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स. नंबर वन इज स्टारे डेसिसिस. आप इसको मुख्तलिफ तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई इसको स्टेट डिसाइसिस पढ़ सकते हैं, कोई इसको स्टारे डेसिस पढ़ सकते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स. सो दिस इज अ बेसिकली लैटिन टर्म विच मीन्स टू स्टैंड बाय दैट विच इज़ डिसाइडेड. जब कोई चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप उसके पीछे ना जाएं, बल्कि उसी डिसाइडेड चीज़ को आप आगे अप्लाई करते जाएं. यही वो रूह है प्रेसिडेंट की, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे कि जो ही एक प्रेसिडेंट बन जाए तो अगली कोर्ट्स का काम ये होता है कि वो उनको अप्लाई करना शुरू कर दे, अगर वो लोअर कोर्ट्स हैं. इट इज़ अ लीगल डॉक्ट्रिन दैट ऑब्लिगेट्स कोर्ट्स टू फॉलो हिस्टोरिकल केसेस व्हेन मेकिंग अ रूलिंग ऑन अ सिमिलर केस. यही बात जो हम बार बार कह रहे थे कि जब सिमिलर केस आता है तो जजेस जो हैं वो बजाय दोबारा एक
नई प्रैक्टिस में जाने के, दोबारा एक कम्बरसम प्रोसेस में जाने के, सीधा सीधा पिछले रूल को उठा के अप्लाई कर दें, इस सारे प्रोसेस को स्टे डिसाइसिस कहते हैं. If the same law is settled by series of decisions, then it becomes binding on courts to follow the same. यानी कि अगर बार बार किसी फैसले के ऊपर बार बार एक ही तरह का डिसीजन आता है, तो आपका काम है कि उस तरह के अगले केसों पे उन डिसीजंस को मनोवन उसी तरीके से अप्लाई करते जाए. इस तरह ना करें कि आप बार बार जो है अपने फैसलों को चेंज करें, क्योंकि इससे अनसर्टेनिटी आती है. तो आप बने हुए फैसलों को, किए हुए फैसलों को सेम सेट ऑफ फैक्ट्स में उसी तरीके से अप्लाई करते जाए, ये यहां पे कहा जा रहा है. स्टार डिसाइसिस एट नॉन क्विटे मोवे टू स्टैंड बाय डिसीजंस एंड नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब. ये वही बात हुई ना कि अगर ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस हैं तो आप उन जो डिसाइडेड केसेस को आप डिस्टर्ब ना करें, उनको उसी तरीके से चलने दें. इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीडियंसी एंड पब्लिक पॉलिसी. कोर्ट ऑफ सिमिलर जुरिडिक्शंस आर नॉट बाउंड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसमें, जो भी मैंने पहले बात की कि हाई कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता, तो उनके ऊपर स्टेट डिसाइसिस का रूल बाइंडिंग नहीं होता. इट्स एप्लीकेशन शुड बी डन इन अ वेरी केयरफुल मैनर, नॉट टू परपेचुएट द रॉन्ग एज सम ऑफ द इंस्टेंसेस आर एज फॉलोज. हमने भी पहले पिछले जो इसके पहले पार्ट में हमने लैप्स रूल को पढ़ा है कि लैप्स रूल वो रूल होता है कि जब आप ये देखते हैं कि कोई ऐसा डिसीजन आया जो वक्त ने ये साबित किया कि ये जस्टिस पे नहीं था, जस्ट नहीं था. जिस तरह के पाकिस्तान में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था, जब उसको फांसी दी गई थी, तो जिस बेस पे उसको जिस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके उस पर को फांसी दी गई थी, वक्त ने साबित किया कि वो एक अनजस्ट रूल था. इसलिए आज तक उस रूल को दोबारा फॉलो नहीं किया गया, हालांकि वो हाईएस्ट हिरार्की ऑफ कोर्ट का बनाया हुआ प्रेसिडेंट था. पर इंक्यूरियम हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई स्टैचू या कोड है जो कि कोर्ट के सामने ना लाया गया हो, या कोई ऐसा डिसीजन कर दिया गया हो कि जो इससे पहले हायर कोर्ट ने उसके ख़िलाफ़ जो है डिसीजन दिया हुआ हो, तो इस तरह के फैसलों को हम पर इंक्यूरियम कहते हैं. तो इस तरह का ये एक बहुत इसमें डिफेक्ट है स्टेट डिसाइसिस में कि कई दफ़ा वो पर इंक्यूरियम में हम फैसले करते जाते हैं. आप फैसलों को अप्लाई करते जाते हैं बजाय ये देखते हुए कि भाई हो सकता है लेजिस्लेचर ने कोई और लॉ बनाया हो. इधर सब सिलेंशियो में जब आपने किसी एक पॉइंट को, हमने पहले पढ़ा है कि जब कोई एक पॉइंट ऐसा जिसको आर्ग्यू ना किया गया हो कोर्ट में, तो आप उस पॉइंट के ऊपर भी अगर आप प्रेसिडेंट्स जो है वो अप्लाई करते जाएं तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने तो वो पॉइंट आर्ग्यू ही नहीं किया था. द एडवांटेज ऑफ स्टेट डिसाइसिस दैट इट प्रोवाइड्स सर्टेनिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी. ऑन द अदर हैंड इट कैन रिजल्ट इन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एन एबिलिटी ऑफ द लॉ टू अडेप्ट टू चेंजेस एंड ग्रोथ ऑफ लॉ. देखें ना, अगर बार बार एक ही तरह के रूल को फॉलो करते जाएंगे तो फिर लॉ की डेवलपमेंट रुक जाती है. फिर उसके अंदर आप ये कहते हैं कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, आप उससे इधर उधर जा ही नहीं सकते, जो कि गलत बात है. लेकिन अच्छी बात इसकी ये भी है कि आप जजेस जो हैं वो बहुत लंबे कम्बरसम प्रोसेस से बच जाते हैं. स्पीडी जस्टिस होता है, क्योंकि आपने उसी तरह के रूल को अप्लाई करना होता है, आपने कोई नई रीजनिंग नहीं देनी होती. Most civil law jurisdictions take this principle as interference with the right of judges to interpret law and the right of legislature to make law. इसीलिए सिविल लॉ jurisdictions के जो मुमालिक हैं वो स्टेट डिसाइसिस को पसंद नहीं करते. वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से जो है जजेस जो हैं वो उनके हाथ बन जाते हैं, उन्होंने कोई नया काम तो करना नहीं होता, उन्होंने पुराने ही कानून को नए केसों पे अप्लाई करते रहते हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो एक क्रिएटिव टच है वो ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट है राटियो डेसिडेंडी. राटियो पढ़ लें, इसको रेशियो पढ़ लें, जिस तरह आप इसको मुनासिब समझते हैं. दिस इज़ अच्छा, राटियो डेसिडेंडी ये वो चीज़ है जो प्रेसिडेंट के अंदर वो प्रिंसिपल है जो बाइंडिंग होता है. जो हम कहते हैं ना प्रेसिडेंट बाइंडिंग है, वो बेसिकली क्या चीज़ बाइंडिंग होती है, वो राटियो डेसिडेंडी बाइंडिंग होती है. यानी कि प्रेसिडेंट के अंदर जो रूल है, जो बेसिक रूल है, जिस रूल की वजह से प्रेसिडेंट बना है, वो बाइंडिंग है. The rule of law on which a judicial decision is based. It is the underlying principle which forms binding element in a precedent. सॉलमन ने ये कहा था कि ये वो प्रिंसिपल होता है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बना होता है. It is binding on the courts of law jurisdiction through the doctrine of state decisis. It takes a lot of experience to take out the real rule from decision. अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक प्रेसिडेंट के अंदर से राटियो डेसिडेंडी अब निकालेंगे कैसे.
ये इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ये साल की मेहनत है, जिसके बाद आप एक जजमेंट में से कोई रूल निकालते हैं। एक जजमेंट के अंदर हो सकता है एक रूल ना हो, कई रूल्स हो। तो इसलिए उस जजमेंट के अंदर से, उस प्रेसिडेंट के अंदर से वो रूल निकालना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। और ये इसका कोई आसान शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये बार बार जजमेंट्स पढ़ने से ही आपको आएगा। देर कैन आल्सो बी नो रूल इन अ जजमेंट और सेवरल रूल्स इन अ जजमेंट। देखना वही बात आ गई। द मेन थिंग इज टू ब्रिंग आउट द मटेरियल फैक्ट्स ऑफ द केस विच इज़ नॉट ईजी। प्रोफेसर गुडहार्ट ने ये बात कही है कि जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं केस के, जो मटेरियल फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं कि जिनकी बेस पे जज ने फैसला दिया होता है। ये आपको मैं ऐसे मिसाल दे दूं कि अगर हम ये कहें कि एक चोरी का एक केस आया है, तो इससे मटेरियल फैक्ट क्या है? मटेरियल फैक्ट इसमें ये है कि किस जगह पे चोरी की गई, क्या वो घर था या वो एक ओपन जगह थी, ये एक मटेरियल फैक्ट है। मटेरियल फैक्ट ये भी कि बंदा जिसने चोरी की उसकी उम्र क्या थी, कहीं वो एज ऑफ मेजॉरिटी से नीचे तो नहीं था, ये एक मटेरियल फैक्ट है। इममटेरियल फैक्ट क्या होगा? इममटेरियल फैक्ट ये हो सकता है कि आप ये कह दें कि जी कि उस शख्स ने जो है वो 1 रुपये की चोरी की है या 10 रुपये की चोरी की है। अब 1 रुपया या 10 रुपये चोरी तो उसने की है, मटेरियल फैक्ट ये कि उसने चोरी की है। तो ये उस सेंस में, उस रूल के सेंस में एक इममटेरियल फैक्ट है। ये मटेरियल फैक्ट जो है उस वक्त होगा चोरी करना, कि क्या क्वांटिटी चोरी की गई, ये मटेरियल फैक्ट उस वक्त होगा जब आपने रिकवरी करनी होगी। वहाँ पे ये मटेरियल फैक्ट है कि रिकवरी कितने की हुई है, 9 रुपये की हुई है या 10 रुपये की हुई है या 100 रुपये की हुई है। तो ये मटेरियल फैक्ट्स को गैदर करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। नेक्स्ट इज ऑबिटर डिक्टा। हमने यही बात पहले भी की थी कि अगर कोई जब हम पढ़ नहीं रहे थे कि अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट में, कि परसुएसिव जो प्रेसिडेंट होता है उसमें यही होता है ना कि अगर कोई जज जो है वो कोई ऑबिटर डिक्टा, यानी कि कोई वो वैसे कोई अपनी फाइंडिंग्स दे रहा है तो वो बाइंडिंग नहीं होती। ऑबिटर डिक्टा एक जज का वो एक्सप्रेशन है कि जो वो कोर्ट में देते हैं उस वक़्त, जिस वक़्त जब जो रिटन जजमेंट में शामिल नहीं होता। इट इज़ नॉट एसेंशियल टू डिसीजन एंड इट्स नॉट बाइंडिंग बिकॉज इट इज़ परसुएसिव, जैसा कि हमने पहले ये पढ़ा है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद मटेरियल फैक्ट्स। सम इंस्टेंसेस आर इफ अ जज मेक्स अ हाइपोथेटिकल प्रोनाउंसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ऐसा हाइपोथेसिस एक क्रिएट कर रहा है एक जज, वो ये कहता है कि अगर ये मामला ऐसे ना होता तो मैं ऐसे जजमेंट देता। तो ये आप देखें ना, अगर वो कोई ऐसी बात कर रहा है तो ये अब बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल ये उसकी एक उसका कमेंट है जिसको गौर में लाया जा सकता है। जज वुड से दैट ही वुड हैव डिसाइडेड अदरवाइज इफ नॉट बाउंड बाय स्टेट डिसाइसिस। जज अगर ये कह दे केस में कि मैं इसका फैसला ऐसे ना करता अगर ऑलरेडी कोई एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट ना होता, तो ये भी एक ऑबिटर डिक्टा है। इसी तरह अगर माइनॉरिटी जजमेंट हो, यानी कि अगर 10 में से 4 जजेस ने कहा हो कि भाई हम इस फैसले को इस तरह से नहीं पढ़ते या इस फैसले को हम इस तरह से नहीं देना चाहते, ये भी एक ऑबिटर डिक्टा है। या कई दफ़ा आपने देखा होगा ना कि कमेंट्स आते रहते हैं जजेस के प्रोसीडिंग्स के दौरान, वो भी ऑबिटर डिक्टा होता है। तो ऑबिटर डिक्टा बेसिकली आप याद रख लें, ये राटियो डेसिडेंडी नहीं होता, ये मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड भी नहीं होता। ये जजेस के बेसिकली नॉर्मली वो कमेंट्स आते होते हैं वो उनकी प्रोसीडिंग्स के दौरान, जिनको आप वैसे नोट कर सकते हैं, लेकिन इनका बेसिकली ताल्लुक उस मुतलका केस से नहीं होता, इनका ताल्लुक कुछ और पॉइंट्स के साथ होता है। लेकिन अगर किसी और केस में वही पॉइंट्स मटेरियल फैक्ट्स हों तो फिर आप ऑबिटर डिक्टा को कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए वो परसुएसिव जो है ना वो सोर्स होता है प्रेसिडेंट का। So in other words, if we conclude it, we understand that presidents are important source of law, especially in common law systems. Civil law systems में इतना important source presidents नहीं होते. It includes merely reported case law which may be cited and followed by courts. देखिए सारे के सारे जो judicial decisions होते हैं वो presidents नहीं होते। सब के सब presidents तो judicial decisions होते हैं, लेकिन सब के सब judicial decisions presidents नहीं होते। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, याद रख लें ये बात। Prime duty of court is to interpret the law and their function is limited to supplying the vacancies of the legal systems, filling up with the new law the gaps that exist. देखें बात वही है कि जजेस जो हैं वो नया लॉ नहीं बनाते।
इन दी एंड आपने इसी बात पे रहना है कि लॉ बेसिकली बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का। हाँ, जजेस कई दफ़ा लॉ बनाते हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो लॉ के जो जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया होता है उनमें अगर कोई गैप रह गया हो तो वो उसको फिल करते हैं। कई दफ़ा हमने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब कोई केस वगैरह आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट्स जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो कई दफ़ा ये कहती हैं इसके ऊपर तो लॉ बना हुआ ही नहीं है, लेकिन अब उनके सामने कोई अगर केस आ जाए तो फिर अब उसका क्या करें, इंसाफ तो पहुंचाना है, तो फिर वो खुद से कोई लॉ जो है ना, वो जो लॉ ना बना हुआ हो या अगर लॉ बना हुआ है उसके दरमियान कोई गैप रह गया है, कोई लकूना रह गया, तो उस लकूना को जो वो फिल करते हैं ना, वो जो क्रिएटिव टच है वो प्रेसिडेंट होता है। In reality, judges do make law owing to the gaps left by legislation. तो आजकल की जो सोसाइटी में हम एक बात ये मानते हैं कि लॉ बनाना बेसिकली काम लेजिस्लेचर का है, लेकिन जब अगर कोई उनसे कोई लॉ बनना उनसे रह जाए या उनसे कोई गैप्स रह जाए लॉ बनाने में, तो उनको जो फिल करना है वो किसका काम होता है, वो जजेस का काम होता है। आई होप दिस होल डिस्कशन, दिस होल डिबेट was fruitful for you, and in case of any kind of ambiguity, you please contact me. I will be happy to answer your queries. Thank you.